नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज में हूं आपके साथ पूजा सिंह। यूपी उत्तराखंड बने मिसाल और बीजेपी को उन्होंने जितवा दिया बंगाल, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। अब उत्तराखंड का और यूपी का क्या कनेक्शन है बंगाल की जीत में, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेस्ट जुड़ रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र जी से हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें कि ये चुनाव जीतने के बाद मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। सबसे बड़ा फैसला, पहला फैसला बंगाल जीतने के बाद किया गया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा मिलेगा और जो सम्मान नहीं करेगा उसे जेल भेजा जाएगा। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी की इस कृति को सम्मान मिलेगा और इसी सम्मान के जरिए बंगाल को सम्मान मिलेगा। बंगाल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी देखना होगा धीरे धीरे क्या परिवर्तित होता है। लेकिन बीजेपी की यह जीत जो है वो जीत आसान नहीं थी। ये एक कांटों का ताज मिला है और ये कांटों का ताज जो बीजेपी के सर पर आया है, यानी कि जो बंगाल में चैलेंजेस इस वक्त हैं कि किस तरीके से वहां का विकास करना है, किस तरीके से वहां पर जो भेदभाव चल रहा है धर्म के नाम पर उसे खत्म करना है, वो तमाम चीजें चैलेंज के तौर पर बीजेपी के सामने है। लेकिन इस बीजेपी की जीत में उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का क्या रोल है, उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर हम सबसे पहले थोड़ा सा, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसला लिया है, कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को बराबर समान दर्जा दिया जाएगा। अगर आप राष्ट्रगीत को समान दर्जा राष्ट्रगान के समान नहीं देंगे तो जेल हो सकती है। पहले इस कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय गीत है उसको सबको गाने के लिए वो इनका एजेंडा रहा है। और आपको याद होगा कि जिस प्रकार से वंदे मातरम के ऊपर एक पूरा स्पेशल सेशन बुलाया गया था जो है पार्लियामेंट का, और उस पर चर्चा की गई थी, तो अपना जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, खासकर जो कल्चरल नेशनलिज्म का, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, उस एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। और इसीलिए पहले निर्णयों में से ये निर्णय है कि किस प्रकार से वंदे मातरम गाना सबके लिए अनिवार्य होगा। इसका उसको निश्चित रूप से राजनीतिक फायदा भी मिलेगा, क्योंकि जो विरोधी दल है वो इसके ऊपर जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो वो अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन वो अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा की गई थी उसको पूरा करता हुआ दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। जी, अब थोड़ा हम आते हैं कि उत्तराखंड का बंगाल की इस जीत में क्या रोल है। जब 4 मई को रिजल्ट आना था, उससे पहले ही 4 हफ्ते पहले ही घोषणा पत्र बीजेपी ने अपना जारी किया। और यहां पर मैं स्पेसिफिकली गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था 4 मई के बाद ये 4 शादियां बंद हो जाएंगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पेसिफिकली यूसीसी का जिक्र किया था और सीएम धामी ने यह भी कहा था कि यूसीसी गंगा की तरह है, जो कि उत्तराखंड से गंगा की धारा निकली है और पूरे देश का वो कल्याण करेगी। इसे कैसे देखते हैं आप? आप देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आप देखिए कि ओरिजिनल एजेंडाज में से है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले जो है धारा 370 और राम जन्मभूमि, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के स्थापना से ये तीनों उनके प्रमुख एजेंडे में से है। 2 एजेंडा उन्होंने पूरा कर दिया है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों को दी है। आसाम, उत्तराखंड पहले राज्यों में से है जिसने यूसीसी लागू किया हुआ है। तो ये साफ है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जो खासकर ऐसे पर्सनल लॉज जो भेदभाव करते हैं, चाहे वो जेंडर के नाम पे, चाहे अन्य जो है लिंग के नाम पे, तो उस भेदभाव को खत्म करना है।
जो तमाम एक आप कहें रिग्रेसिव उसमें जो नियम कानून हैं, जो महिलाओं के खिलाफ, जो आधुनिकता के खिलाफ जाते हैं, उनको खत्म करने की बात कही गई है। और यही वजह है कि ये साफ खासकर पश्चिम बंगाल में इसको लागू करने की बात की जा रही है। और इसकी घोषणा अपने जो है मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। तो मुझे लगता है कि खासकर जो पॉलीगैमी है या डाइवोर्स का जो इशू है, ट्रिपल तलाक तो खत्म कर ही दिया गया है। उसके अलावा तमाम ऐसे पर्सनल लॉज में जो डिस्क्रिमिनेटरी जो है रूल्स हैं, उनको खत्म करने की बात की जा रही है कि किस प्रकार से आज के आधुनिक भारत में, आज के भारत में जब हम जो है 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, ऐसे में ऐसे जो है भेदभाव करने वाले जो है पर्सनल लॉज रहेंगे, जो खासकर आप कहें शादी विवाह हुआ या जो है बाकी जो अन्य जो रीति रिवाज है, वो किसी धर्म विशेष के अनुसार नहीं होंगे, बल्कि वो कानून के आधुनिकता के बदलते समाज के संदर्भ में वो नियम कानून होंगे और वो सबके लिए बराबर होंगे। जी, अब सबसे अहम बात मैं आपसे करना चाह रही हूं कि जिस तरीके से हम बात करते हैं यूसीसी का जो ये पूरा मसला है, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1996 में आया था, लेकिन उसके बाद 1998, 1999 के मैनिफेस्टो से गायब हो गया था। लेकिन बंगाल की जीत, क्योंकि हम बात करें प्रोफेसर साहब की, कई मायनों में अहम है। वो अहम इसलिए भी है कि यहां पर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस नहीं होता तो आपकी कोई मजबूरी नहीं होती, आप जो करना चाहते हैं वो करते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात और कही थी कि ममता बनर्जी ने 600 एकड़ जमीन नहीं दी थी फेंसिंग के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और उन्होंने कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बढ़ावा दिया था। तो ये जितनी भी सारी समस्याएं थी, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी मिली है, मैंडेट मिला है बीजेपी को, तो जो भी वादे किए गए हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो कुछ जरूरी होगा, अब शायद वो करना ज्यादा आसान हो जाएगा। आप देखिए, जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, और वो स्वतंत्रता के बाद पहली बार सत्ता में आई है, और वो भी अकेले अपने दम पर। तो जितनी भी उसकी मूल वैचारिक और नीतिगत जो आपके घोषणाएं हैं, उनको सब जो है बंगाल में लागू करने की कोशिश की जाएगी। चाहे वो यूसीसी हो, जैसा आपने चर्चा किया कि घोषणा पत्र से बाहर किया गया था, उसका कारण था कि गठबंधन की राजनीति। तो ये तीनों, जब एनडीए का फॉर्मेशन हुआ था, तो तीनों ये एजेंडा जो है पीछे किए गए थे। तो आज जब प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है, तो एक बड़ी समस्या है, घुसपैठ जो है वो एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, और हम सब उसको जानते हैं कि किस प्रकार से अवैध तरीके से लोग जो है भारत की सीमा क्रॉस करते हैं, और उनका जो है पहले अपने आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र सारे तैयार कर दिए जाते थे, और ये एक धर्म विशेष के लोग थे। तो ऐसे में अब जो है जो सेंसिंग की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। इसके अलावा किस प्रकार से खासकर जो गृह मंत्री जी का बयान है, क्योंकि बीएसएफ जो बॉर्डर जो है मैन करती है, बीएसएफ उन्हीं के मंत्रालय के अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो बंगाल की तरफ से लगा हुआ बॉर्डर है, वो ज्यादा सुरक्षित होगा, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। और घुसपैठियों की समस्या सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की समस्या नहीं है, वो हमारे जो अपने संसाधन हैं उस पे भी बोझ पड़ता है, और बड़ा बोझ पड़ता है। तो ऐसे में जो है, अगर वो हम रोक पाने में सफल रहे, तो इससे बंगाल का आप कहें कि आर्थिक रूप से भी फायदा होने वाला है। निश्चित रूप से सुरक्षा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा जो बंगाल के संसाधनों में, और वो बंगाल के होते हुए देश के अन्य हिस्सों में आते हैं, वैसे उनका दबाव जो है हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो ऐसे में हम इससे हमारे आर्थिक फायदा भी होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ऐसे में मुझे लगता है कि एक मजबूत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, और अपने सभी जो वैचारिक जो घोषणाएं हैं, जो नीतिगत घोषणाएं हैं, उनको मजबूती से लागू करने वाली है। जी, थोड़ा सा प्रोफेसर साहब ये समझना चाहूंगी कि जो बंगाल जीत हुई है बीजेपी की,
अब धीरे धीरे इस चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं और कौन से ऐसे पॉइंट है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी सबसे पहले काम करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आर्थिक चुनौती है। जिस प्रकार से वहां पे आप कहें कि पूरी तरीके से, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही हो, चाहे तृणमूल की सरकार रही हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में विफल रही है। तो मुझे लगता है, और यही वजह है कि उनके पर कैपिटा इनकम देखिए, आप उनका जीडीपी देखिए, वो नीचे से तीसरे राज्यों में से हैं अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें। वो बंगाल जो कभी स्वतंत्रता के समय और उसके पहले जो अग्रणी राज्यों में होता था, आज वह सबसे पिछड़े लगार्ड स्टेट्स में है। तो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि किस प्रकार से वहां आर्थिक विकास को तेज किया जाए, किस प्रकार से वहां उद्योगों को, निवेश को आकर्षित किया जाए, किस प्रकार से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट फंसे हुए थे, तमाम रेल प्रोजेक्ट फंसे हुए थे, केंद्र और जो है राज्य सरकार के टकराव की वजह से, ये कैसे पूरे किए जाए। इसके अलावा जो रोड नेटवर्क है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास ये सुनिश्चित करना, जिसकी, और अपने आप में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है कि अगर कानून व्यवस्था वहां सुदृढ़ होगी तभी वहां उद्योग आएंगे, वापस आएंगे, वहां निवेश आएगा। जिस प्रकार से नंदीग्राम, और आपको याद होगा कि ममता किस प्रकार से उसको एक बड़ा मुद्दा, टाटा के नैनो प्लांट को बड़ा मुद्दा बनाकर वहां से अपनी राजनीति शुरू करती हैं। तो ऐसे में उद्योग को भरोसा दिलाना होगा कि आपका निवेश अब यहां सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि बहुत पिछड़ चुका है बंगाल। अगर हम इस क्षेत्र में बात करें, अगर हम जो है आर्थिक क्षेत्र में बात करें, तो इसके अलावा जो आपने अभी चर्चा की कि जो एक इम्बैलेंस हुआ है इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, घुसपैठियों की वजह से, तमाम समाज में विभिन्न तरीके की जो है टकराव की जो है गुंजाइश है सत्ता परिवर्तन के बाद, उससे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। तो निश्चित रूप से किसी एक मजबूत जो है मुख्यमंत्री की बंगाल को आवश्यकता है। एक जो है दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री की बंगाल को आवश्यकता है, जो वापस बंगाल को भारत की मुख्य धारा में, निश्चित रूप से जो बंगाली संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाए रखते हुए वापस भारत की मुख्य धारा में शामिल करे, भारत की जो विकास की जो धारा है उसमें शामिल करे। किस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मॉडल ने बीजेपी को बंगाल की जीत का रास्ता दिखाया है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, यहां पर अगर हम बात करते हैं, मॉडल की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, अगर हम बात करते हैं असम की, तीनों ही स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है और अमूमन जब सरकार हर राज्य में एक ही पार्टी की होती है तो काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है। आपको कौन से ऐसे फैक्टर नजर आते हैं जिन्होंने बंगाल में काम किया है इन तीनों ही स्टेट को कनेक्ट करते हुए? देखिए, बंगाल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी, खासकर तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत सुनियोजित तरीके से एक रणनीति के तहत उसको अपने पक्ष में वोटर्स को उस पे लाने में सफल रही है। इसके अलावा जो घुसपैठिए का मुद्दा था, जो इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा था, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। और जो हिंदुत्व का मुद्दा था, खासकर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो है प्रयोग किया गया करीब 22 विधानसभा क्षेत्रों में, और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो रैलीज थी उसमें हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत मजबूती से गृह मंत्री ने भी रखा। तो ये मुद्दा ऐसा था, कोशिश थी कि जो एक सेक्शन हिंदू जो है समुदाय का, वो ममता बनर्जी के साथ रहता है, खासकर जो वहां का एलीट सेक्शन है, भद्र लोग जिनको बोलते हैं, उनको किस प्रकार से अपने पक्ष में लाया जाए।
और वहां पे जो माइनॉरिटीज एक वीटो आप कहें कि उनके पास थी, उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा जो उनके प्रोमिसेस थे, खासकर आप देखिए कि जो 1,500 रुपए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात थी, उसको उन्होंने 3,000 रुपए करने के लिए कहा था। इसके अलावा 10 लाख से अधिक वहां जो कर्मचारी हैं, उनके लिए जो है 7th पे कमीशन लागू करने के लिए घोषणा पत्र में बात कही गई थी। और आपने देखा होगा कि तमाम जो पुलिस बल थे, वो नतीजे आने के बाद जो है वो उनको खुशियां मनाते हुए कि वहां पे जो है 7th पे कमीशन लागू होगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे, खासकर जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल का प्रॉमिस था, जो एक आप कहें कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक जो प्रॉमिस था, जो डबल इंजन सरकार का जो एक प्रॉमिस था। तो ये सारे कई फैक्टर्स एक साथ आए। और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आक्रमण नहीं किया, और पूरा का पूरी उनकी रणनीति केंद्रित रही कि किस प्रकार से जो टीएमसी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार रहा है, जो कानून व्यवस्था की खराब स्थिति रही है, उसको मुद्दा बनाया जाए। जो वहां पे एक पिछड़ापन है, जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा वहां बढ़ गया है, तो और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां का एकदम से रुका हुआ है, अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति है। तो ये सारे मुद्दे मिलकर काम किए, और यही वजह है कि इतना प्रचंड बहुमत मिला, 200 से ज्यादा सीटें पाना। ये दिखाता है कि लोगों में रोष था तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में कोई गलती नहीं की। उन्होंने अपने सारे दांव बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही आप कहें प्रिसाइज तरीके से खेला, और यही वजह थी कि इतनी प्रचंड जो है उनको जीत हासिल हुई। जी, थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 3 स्टेट का जो मॉडल था, वही मॉडल जो है कहीं ना कहीं बंगाल ने एक्सेप्ट किया है। हिंदुओं को पोलराइज करने की बात आपने जैसे कि कही है कि हिंदुओं में एक विश्वास जगा है, लेकिन ये विश्वास आते आते इतना देर क्यों लग गई? क्या वजह थी कि वो विश्वास जो पहले आ जाना चाहिए था, उसे आते आते सालों लग गए? देखिए, एक जो भय था, मुझे लगता है खासकर जो एलिट वहां का हिंदू है, हिंदू वर्ग था, उनमें ये भय था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जो बंगाल की अपनी संस्कृति है, अपना जो उनका एक अलग जो है खान पान है, उसके साथ जो है छेड़खानी की जाएगी, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी, प्रतिबंध लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वो एकदम से साफ कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हम जो है एक डबल इंजन की सरकार लाना चाहते हैं, जिससे यहाँ का पिछड़ापन दूर हो, जिससे यहाँ की बेरोजगारी दूर हो, जिससे यहाँ पे बेहतर कानून व्यवस्था दिया जाए, जिससे यहाँ पे औद्योगिकीकरण किया जाए। और यही मॉडल, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे आसाम हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, और ये मॉडल उन्होंने प्रोजेक्ट किया वहां पे। और कि किस प्रकार से केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ इन राज्यों में लोगों को मिला है। किस प्रकार से इन राज्यों में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, किस प्रकार से इन राज्यों में बहुत ही कड़ाई से कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, एक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है आम जनमानस के बीच में, चाहे वो आसाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। तो ये एक बड़ा आप कहें कि एक ओवरऑल एक बड़ी रणनीति थी कि इन राज्यों को किस प्रकार से एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और वो कर पाने में सफल रहे। हाँ, निश्चित रूप से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा हो, चाहे हेमंत शर्मा का चेहरा हो, ये चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से जो एक आप कहें कि माइनॉरिटी अपीजमेंट की नीतियां रही हैं, जो तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं, उनका खुल के इन लोगों ने खिलाफत की है। और ये जो आम हिंदू वर्ग है, समुदाय है बंगाल का, उसको ये पसंद आया। और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस प्रकार से एकदम से जो शुभेंदु अधिकारी ने अपनी रैली में
जो योगी आदित्यनाथ जी का जो है उन्होंने साष्टांग दंडवत होके चरण स्पर्श किया। तो एक एक अलग आप कहें कि कई लेयर पे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी काम कर रही थी, जहां पे एक तरफ उनका हिंदुत्व का एजेंडा था, दूसरी तरफ उनका विकास का एजेंडा था, उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं का एजेंडा था, तीसरी तरफ से जो सुरक्षा का मुद्दा था उसको, तो कई लेयर पे स्ट्रेटजी बना के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उनको इसमें सफलता हासिल हुई। जी, यहाँ पर प्रोफेसर साहब एक सवाल और है कि अगर हम बात उत्तराखंड की करें, उत्तर प्रदेश की करें, असम की करें, सभी के साथ जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर लगने का मतलब होता है कि घुसपैठियों का बड़ा खतरा, इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होना, हथियार आना, स्मगलिंग होना, ड्रग्स आना, ये तमाम खतरे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि तमाम घुसपैठियों को खदेड़ने का काम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में किया गया है, बेहतर तरीके से असम में किया गया है, उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी किया है और एटीएस का तो ट्रेनिंग सेंटर ही जो है देवबंद में खोल दिया है सीएम योगी की सरकार ने। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट किया होगा तो अपनी सुरक्षा को, अपने देश की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखा होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे पश्चिम बंगाल में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे पूरा का पूरा जो डेमोग्राफी है जी, वही बदल गई है, कि जहां पे अल्पसंख्यक वो बहुसंख्यक हो गए हैं, मुस्लिम समुदाय की इतनी ज्यादा जो है जनसंख्या हो गई है। तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा सुरक्षा का मुद्दा तो वहां के आम जनमानस में तो था ही, और यही वजह है कि एक बड़ा पोलराइजेशन हुआ। इसके अलावा आप देखिए कि जिस प्रकार से जो वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति थी, जिस प्रकार से स्थानीय स्तर पे जो एक सिंडिकेट काम करते थे, जो तमाम तरीके के अवैध कारोबार में इन्वॉल्व थे, तो ये सुरक्षा को लेके एक बड़ी चिंता वहां पे आम जनमानस में थी, और वो चुनावी परिणामों में दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से एक वोट बैंक की तरफ, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने, आप कहें कि चुनावी जो सभाएं थी उसमें खुलकर सामने रखा, कि दुर्गा पूजा पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए, तमाम हिंदू मंदिर जो थे उनको कैसे बंद कर दिया गया। तो ये मुद्दे निश्चित रूप से वहां पे जो बहुसंख्यक समुदाय, जो हिंदू समुदाय है, उनके मस्तिष्क में थे, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने चैनलाइज किया है। जी, यहाँ पर ये भी जैसे कि आपने कहा, वहां से एक बात याद आई है, कैलाश विजयवर्गीय का एक रोते हुए फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जब जीती बीजेपी पश्चिम बंगाल में। तो इसके बाद उनके आंसू छलके और उन्होंने कहा था ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर कभी कोई बीजेपी के साथ जुड़ता नहीं था, बीजेपी के लिए काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलता था। तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप ये देखिए कि जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल से की, लेकिन उनके असामयिक निधन की वजह से बंगाल में ही जो उनका अपना राज था, भारतीय जनता पार्टी जो अपना विस्तार नहीं कर सकी, और स्वतंत्रता के बाद 2026 में जाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पे इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसकी अपने दम पे जो है सरकार बनने वाली है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से जो समर्थक हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती कि आपके संस्थापक ने जो दृष्टि देखी थी, जो विजन देखा था जो है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का, वो भारतीय जनता पार्टी कर पाने में सफल हुई इतने स्वतंत्रता के इतने सालों बाद। तो निश्चित रूप ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जो राजनेता, प्रत्येक सिंपैथाइजर जो उनके समर्थक है, उनके लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और निश्चित रूप से ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से 12वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन आज भी आप देखिए बिना किसी चेहरे के बंगाल में चुनाव लड़ा गया, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का
जो एक करिश्मा है, जो उनका एक मैजिक है, वो अभी भी बरकरार है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखा आपने, हमने प्रोफेसर साहब से समझा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो क्या भूमिका रही बंगाल की इस जीत में, जो बीजेपी के हाथ एक बरसों बाद लगी है, पहली बार लगी है। फिलहाल